दर्शकों, हमारे देश में प्रकृति की पूजा व अर्चना की जाती है। हमारे देश में धरती को माँ के स्वरूप में देखा जाता है। जल, अग्नि, वायु, पशु, पक्षी, पेड़ आदि का हमारी संस्कृति व जीवन में एक अहम स्थान माना गया है। ना जाने फिर भी क्यों हमारे देश में प्रकृति की हालत दर बदर बदतर होती जा रही है। इन सभी के हालात का केवल एक कारण माना गया है, मनुष्य का बढ़ता लालच। दर्शकों, मुझे महात्मा गांधी की वो खूबसूरत पंक्तियाँ याद आती हैं, अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई मैन नीड्स बट नॉट टू सेटिस्फाई मैन ग्रीड। अर्थात हमारी धरती हम मनुष्य की सारी ज़रूरतें पूरी कर सकती है, पर मनुष्य का बढ़ता लालच कभी पूरा नहीं कर सकती। दर्शकों, आज जो हमारी चर्चा का विषय रहेगा वो है वन एवं वन्य जीव संरक्षण, और इसी विषय पर आज हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के कार्यालय खलीनी में। दर्शकों, आज हम जानेंगे कि आखिर वन और वन्य जीव संरक्षण हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। नमस्कार दर्शकों, आज जो हमारी चर्चा का विषय रहेगा वो है वन एवं वन्य जीव संरक्षण, और आज इसी विषय पर हम चर्चा करने के लिए आए हैं वाइल्ड लाइफ विंग शिमला में। इसी विषय के जो विशेषज्ञ रहेंगे वो है श्री एन रविशंकर जी, जो कि वर्तमान में डेप्यूटी कंजर्वेटिव फॉरेस्ट ऑफिसर के पद पर कार्य कर रहे हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर वाइल्ड लाइफ जो वन्य जीव संरक्षण है इतना ज़रूरी क्यों है। हम कहीं भी अगर चर्चा करते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, वहाँ पे वन्य जीव संरक्षण एक अहम मुद्दा निकल गया है। तो मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को बताएं आखिर इसे बचाना क्यों ज़रूरी है। तो जैसे आपने बोला, अभी राष्ट्रीय तौर पे, अंतर्राष्ट्रीय तौर पे वन्य जीव संरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो और भारत सरकार और राज्य सरकार भी इसमें काफ़ी काम करके आ रहा है वन्य जीव संरक्षण में। और जैसे हम सबको बताया, वन्य जीव प्रजाति जो है वो खासकर एक राष्ट्र का रिसोर्स है, और हम सब देख रहे हैं कि कैसे वन्य जीव प्रजाति जो है उसका नंबर्स कम करके आ रहा है। जो वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी है जो स्टेट का है वो जैसे कम होते रहे, धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, और उनका जो हैबिटेट है, आवास है, वो भी कम होते जा रहा है, क्योंकि विकास भी ज़रूरी है और वन भी दूसरे पर्पज़ के लिए डाइवर्ट होते जा रहा है। तो ये हमको समझना ज़रूरी है कि वन्यजीव संरक्षण एक बहुत अहम मुद्दा अब हो रहा है राष्ट्र में, और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर काफ़ी चर्चा हो रहा है इसके ऊपर। तो हम सबको खुल मिला कि इसमें आगे काम करना है कि वन्यजीव हमारा ही एक पार्ट है, हमारा ही एक इकोसिस्टम का पार्ट है। और मेरा संदेश ये रहेगा कि वन्यजीव संरक्षण में हम खुल मिल के काम करना है, लोगों के बीच में जाके वो संदेश उनमें मिलाना है। तो इसलिए वन्यजीव संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है। सर, सबसे पहले मैं तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि आखिर आज के समय में वन और वन्य जीव संरक्षण ज़रूरी क्यों है। अगर हम कहीं भी चर्चा सुनते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, वहाँ पे जो सबसे पहले और अहम मुद्दा उभर के आता है वो है वन और वन्य जीव संरक्षण। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को इसकी महत्वता के बारे में बताएँ। तो जैसे आपने बताया, अभी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, राष्ट्रीय तौर पर वन संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण एक बहुत अहम मुद्दा हो रहा है। और इसका कारण यह है कि वन्यजीव प्रजाति जो है उनका डाइवर्सिटी कम होते आ रहा है, उनका आवास छोटे हो रहा है। तो ये हम समझते हैं कि डेवलपमेंट का एक्टिविटीज़, विकास भी ज़रूरी है, तो वनों को दूसरे पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल करके आ रहे हैं हम। तो ये सब होते हुए वन संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण भी साथ लेके हमको चलना है। तो इसके लिए वन संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण बहुत अहम मुद्दा हो रहा है। और एक और चीज़ ये है कि अभी जैसे मिट्टी का बात हो, जल का बात हो, वो जंगल से हटके नहीं हो सकता, वो तो साथ साथ चलने वाले बात है, कहीं ना कहीं दूसरे के साथ जुड़ी हुए है। और हम सब ये आवास की पार्ट है, जो वन्यजीव का आवास है, वो भी एक मतलब हमको सोचना चाहिए कि कैसे हम इसको साथ साथ लेके चल सकते हैं विकास के साथ। और दूसरा विषय है कि अभी जैसे जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है, क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, और इसके लिए भी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर चर्चा हो रहा है। तो ये इसकी आगे भी वन और वन्यजीव संरक्षण जो है एक बहुत अहम आवश्यक मुद्दा है। सर, जैसा आपने बताया कि धीरे धीरे कुछ प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी प्रजातियां हैं जो विलुप्त होती जा रही हैं, और इन्हें बचाना ज़रूरी क्यों है। जी, अगर प्रजातियों की बात करें तो हिमाचल का जो स्टेट एनिमल है, जैसे स्नो लेपर्ड है, उसका नंबर्स भी अभी 100 से कम है जो हमारा राज्य में है। तो उनका हैबिटेट भी जैसे अपर एरियाज में है, जैसे स्पीति है, किबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पिन वैली नेशनल पार्क है। तो इस प्रजाति मतलब हाँ, हमारा एक शान है, मतलब एक स्टेट का एम्बलम है वो, तो इसलिए उनको बचाना बहुत ज़रूरी है। और ये उस हैबिटेट में ही वो रह रहा है, और हैबिटेट को मेंटेन करने के लिए उस एरिया का
जो क्लाइमेट है, ज्योग्राफी है, उसको मेंटेन करने के लिए भी ये प्रजाति बहुत एवं कंट्रीब्यूशन एक तरह का इकोलॉजिकल बैलेंस बनाना बहुत जी। जरूरी इसको हम मतलब साइंटिफिक टर्म्स में की स्टोन स्पीशीज़ कहा जाता है, जिसको मतलब पूरा उसका एनवायरनमेंट हो, हैबिटेट हो, बाकी स्पीशीज़ से इसका लिंकेजेस है वो बहुत खासकर विशेष है। और इसके अलावा स्टेट बर्ड जो जुजुराना है, वेस्टर्न ट्राइगोपैन जो कहा जाता है, इसका भी नंबर्स काफ़ी कम है और इसके लिए सरकार भी कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम्स करके आ रहा है। और जैसे हिमालयन मस्क डियर भी है, इसका नंबर्स भी काफ़ी कम है अभी जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है। और ये भी इसमें विशेषता है कि हमारे पास जो फील्ड से जो डेटा आना है, जंगल से जो डेटा आना है, वो भी हमारे को उतना नहीं है खासकर। तो इसमें हमको एक जो काम करना है, हमने फील्ड से डेटा कलेक्ट करना है ताकि हमको अभी जो हमारा स्टेटस है वो हमको ठीक से समझ ले कि क्या स्टेटस है, और इसमें आगे उनका जो आवास है उसको हमको प्रोटेक्ट करना है, वो मतलब सबसे विशेष काम है। और जो आवास के साथ जो भी लोग रह रहे हैं, कम्युनिटीज़ रह रहे हैं, उनको भी साथ लेके चलना है संरक्षण की मार्ग पर। सर, अगर हम बात करें हिमाचल में फॉरेस्ट कवर एरिया की, तो वो कितना है? क्या कोई उसमें कोई पॉजिटिव सुधार आए हैं, और अगर कोई सुधार आने चाहिए या लाने चाहिए तो वो किस तरह से लाए जा सकते हैं? तो देखिए, हर साल एक रिपोर्ट आता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट कहा जाता है उसको। तो अभी इसमें देख रहा है कि हिमाचल में जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है उसका नंबर्स काफ़ी अच्छा है और वो बढ़ भी जा रहा है। और इसमें हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का प्लांटेशन एक्टिविटीज़ भी कहीं ना कहीं सहयोग दे रहा है। और इसके अलावा जो मॉडरेट फॉरेस्ट है, वो ओपन फॉरेस्ट है, वो जैसे आप बोल रहे हैं वो लोगों का जो हैबिटेशन है, सेटलमेंट है, उसके किनारे है। तो इसकी वजह से वो उसको मतलब अतिक्रमण हो सकता है वहाँ पे, और जैसे खेतीबाड़ी के लिए वो एरिया यूज़ हो सकता है। तो इसलिए वो जंगल का जो एरिया है वो किसी दूसरे पर्पस के लिए, कृषि के लिए वो कन्वर्ट हो रहा है। तो इसके लिए अभी जो हमारा कानून है, जैसे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस बारे में। और इसमें पूरा पावर्स हमारे विभाग को दे रखा है कि अतिक्रमण को रोकने के लिए प्रिवेंशन जो एक्टिविटीज़ है वो इसके अंदर जो धारा है इसमें हम पूरा सक्षम है इसमें अतिक्रमण हटाने के लिए। और इसके अलावा हिमाचल का अपना कानून भी है, लैंड प्रीमाइसेस एक्ट भी है, जिसमें हम जो भी एनक्रोचमेंट है वो एवेट कर सकता है। जैसे मेरे अंडर जो एक सैंक्चुरी है, चाइल्ड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, इसमें भी हमने ऐसा 6 एनक्रोचमेंट्स का एविक्शन प्रोसेस चालू है और ये हाई कोर्ट में ही भी पेंडिंग है। सर, जैसे आपने बताया कि आपके अंडर चाइल्ड में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मैं जानना चाहूँगा हिमाचल प्रदेश में और कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो वन और वन्य जीव संरक्षण के लिए कार्य कर रही है? हिमाचल में जैसे 26 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और 5 नेशनल पार्क्स है। इसके अलावा कुछ छोटे कंजर्वेशन एरियाज भी हमारे पास है। तो इसमें जैसे मेरा शिमला वाइल्ड लाइफ डिवीज़न के अंतर्गत तो 7 प्रोटेक्टेड एरियाज है। तो 3 सिरमौर जिला का है, शिमला का 3 है और एक सोलन डिस्ट्रिक्ट में भी है। तो ऐसा अलग अलग एरियाज है। कुल मिला के हमारा जो फॉरेस्ट एरिया का 15% जो है वो वन्य जीव संरक्षण के लिए, वन्य जीव परिक्षेत्र के लिए अलग से नोटिफाई हुआ है। सर, जैसे कि हमारे हिमाचल प्रदेश में शिकार जो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसके लिए सरकार के कौन कौन से कानून बनाए गए हैं और इसे रोकने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार क्या प्रयास कर रही है, और हम आम जनों को इसे किस तरह से रोकना चाहिए? जी, तो एक तो इसमें बहुत अहम जो कानून है वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो इसके अंतर्गत जो भी वाइल्ड लाइफ है जो उसकी कानून में शेड्यूल में है, इसको प्रोटेक्ट करने का पूरे पावर्स वन विभाग को दिया गया है। तो इसमें शिकार, जैसे आप कह रहे हैं, सेक्शन 9 में इसमें पूरा तरह की प्रोहिबिशन लगा हुआ है। ये जो शेड्यूल्ड स्पीशीज़ में, जैसे हिमालयन ब्लैक बेयर हो, स्नो लेपर्ड हो, ऐसे स्पीशीज़ में पूरा तरह से बैंड है जो हंटिंग है। और इस हंटिंग के दौरान अगर किसी को नोटिस में आ गया, कोई हमारा फॉरेस्ट गार्ड या फील्ड स्टाफ को नोटिस में आ गया, तो वो इसमें प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट फाइल करेंगे और कोर्ट में चालान करेंगे। और इसका कानून के हिसाब से जो पनिशमेंट है वो 3 to 7 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट कानून में दिया गया है। तो इसको एनफोर्स करना हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन विदाउट इसका कानून का एनफोर्समेंट तो हो ही नहीं सकता। सर, जैसा अभी आपने बताया कि हमारे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बचाने के लिए सरकार ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट 1972 को लाया था, पर सर इस कानून को बने हुए लगभग 50 साल से अधिक हो गया है। आपको क्या लगता है कि इस कानून में कोई बदलाव लाना ज़रूरी है, और क्या क्या बदलाव इसमें आने चाहिए? अच्छा, काफ़ी अच्छा सवाल पूछा। अभी तो जैसे 2022 में 2022 में
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट हो रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो जैसे फाइन्स है, पनिशमेंट्स है, इसमें कुछ बदलाव है, क्योंकि उस टाइम तो जो फाइन्स था वो कम था, तो अभी जैसे वक्त बदल गया तो उसको भी बढ़ाने का टाइम तो आ गया है। तो और इसके अलावा वक्त के साथ बदलाव लाना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ज़रूरी होता है। और उस टाइम जो था उसमें 4 अलग अलग शेड्यूल में जानवरों को कैटेगराइज किया था, तो इसको अभी रैशनलाइज करके 2 शेड्यूल में जानवरों को डाल रहा है, तो ताकि थोड़ा और लॉ एनफोर्समेंट ईजी हो जाए, स्ट्रीमलाइन हो जाए। और इसके अलावा गन लाइसेंस जो है, जैसे शिकार की बात है, इसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस ये कानून अभी ला रहा है। जी सर, धीरे धीरे जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो बढ़ती जा रही है, क्या इससे भी हमारे वन और वन्य जीव संरक्षण में कोई प्रभाव पड़ रहा है? जैसे अगर हम बात करें 4G या 5G सिग्नल की, इससे हमारे जो पक्षी हैं या मधुमक्खियां हैं, इन्हें प्रभाव पड़ रहा है, तो इसे बचाने या इसे रोकने के लिए हमें किस किस तरह से प्रयास करने चाहिए? जी, कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजीज़ जो मिडिल लेवल का टेक्नोलॉजीज़ था, तो वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव प्रभाव तो डाले जाए, जैसे आपने बताया, लेकिन उसमें थोड़ा एक साइंटिफिक स्टडी भी होना है, ताकि क्या इम्पैक्ट हो रहा है और वन्यजीव का जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसमें क्या बदलाव आ रहा है इस टेक्नोलॉजी को लेके। एक जो मैं एग्जांपल कहना चाहूँगा, जैसे हमारा ट्रांसमिशन लाइन्स है, जो बिजली के लिए जो ट्रांसमिशन लाइन्स है, उसकी वजह से हमको काफ़ी अभी जो हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रजाति है वल्चर्स का, हिमालयन ग्रिफन वल्चर का, और वो भी विलुप्त संख्या में है, मतलब एंडेंजर्ड है, जब जैसे IUCN का कैटेगरी में वो एंडेंजर्ड में आता है। तो हमारे को काफ़ी केसेस ऐसे आता है कि वल्चर्स इंजर्ड पाया जाता है ट्रांसमिशन लाइन्स की वजह से। तो इसका जैसे कुछ टेक्नोलॉजीज आता है, वो हमेशा हम सोचता है कि हमारे जीवन जो है उसको आसान करने के लिए है, जो भी टेक्नोलॉजी जो आता है, तो उसको हम थोड़ा सा अगर ट्वीक किया जाए, जैसे अगर ये वायरिंग या ट्रांसमिशन लाइन्स अंडरग्राउंड हो सकता है, तो फिर हमको भी जीवन आसान होता है, और जो वाइल्ड लाइफ है, जो विभिन्न प्रजाति है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, उसके लिए भी अच्छा है। तो ऐसा कुछ चीज़ें, कुछ टेक्नोलॉजीज़ में हम थोड़ा सा एक चेंज ला सकता है, जो वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हो, जो हमारा जीवन को भी आसान कर सकता है और उनको भी कोई उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। तो ऐसा एक दिशा में हमारा टेक्नोलॉजीज़ को हम सोचना है। सर, हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के साथ साथ औषधि भूमि भी माना जाता है, और जो हमारे हिमाचल प्रदेश में कई तरह की जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, जिससे जैसे कि गंभीर रोग, कैंसर का इलाज भी किया जा सकता है। पर धीरे धीरे मानव लालच की वजह से वो जो औषधियाँ हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं, तो इसे बचाने के लिए सरकार के क्या क्या प्रयास है, और हम जो आम जनता है इसे किस तरह से वो बचा सकती है? तो इसको जैसे मैंने बताया, अभी कानून जो भी है वो हमारा फेवर में है बिल्कुल। जैसे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट तो ऑलरेडी लागू है, और उसमें हमारा जितने भी रिजर्व फॉरेस्ट है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, उसके जैसे किसी का परमिशन के बिना जड़ी बूटी उठाना वो तो सख्त मना है। तो ये ऐसा एक फॉरेस्ट पैक्ट देता है, जिसमें जो जैसे आप बताया, जो औषध शस्त्र है, जड़ी बूटियाँ है, वो मतलब किसी को उसमें हक नहीं है। और दूसरा चीज़ है कि एक नया कानून भी भारत सरकार ने लाया था, जो कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट, जो जैव विविधता को संरक्षण करने के लिए लाया गया था। तो इसमें भी जैसे अभी काफ़ी कंपनियां हैं, जैसे भारत में काम कर रहा है, वो जो नेटिव स्पीशीज़ को लेके काम कर रहा है, वो कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक हो या औषधिक चीज़ को इस्तेमाल कर रहा है हर्ब्स एंड मेडिसिन के लिए। तो इसमें भी ये बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, जैसे जैव विविधता के लिए एक रजिस्टर तैयार करने के लिए है, और जो वहाँ का लोकल कम्युनिटी है उनको जोड़ के एक बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी बनाने के लिए है, ताकि उनको पता लगे कि क्या क्या प्रजाति है जो थ्रेटन्ड है, जो कम पाया जाता है, और उस एरिया में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, वो लोकल कम्युनिटीज़ को उसका ट्रेनिंग दे। और इसका जो मेन पर्पस क्या है कि इससे जो भी फ़ायदा उठा रहा है वो लोकल कम्युनिटीज़ को जाए, वो बेनिफिट शेयरिंग अच्छी तरह से हो। तो ये कानून एक नया कदम है भारत सरकार का, और हम सब इसको पूरा तरह से इस्तेमाल करना है कि ताकि हिमाचल राज्य का जो लोकल कम्युनिटी है उनको ये जड़ी बूटियाँ का, औषध शस्त्र का फ़ायदा पूरा तरह से ले सकते हैं। सर, जब भी हम वन और वन्य जीव संरक्षण की बात करते हैं तो उसमें जो सबसे ज़्यादा जो टर्म यूज़ की जाती है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आखिर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती क्या है, और ये किस तरह से कार्य की जाती है, और ये ज़रूरी क्यों है? जैसे सतत विकास जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये तो अभी काफ़ी चर्चे में आ रहा है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी हमारे लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, जो इंटरनेशनल लेवल पे UN ने डिक्लेयर किया है।
और इसका अभी विशेष है कि मैं एक एग्जाम्पल की थ्रू लोगों को बताना चाहूँगा। जैसे हिमाचल एक हिली स्टेट है, तो हमारे को रोड्स का बहुत आवश्यकता है, सड़क का आवश्यकता है। तो डेवलपमेंट जो क्या हुआ, नॉर्मल डेवलपमेंट है कि लोगों को सड़क पहुंचाना, तो वो एक जैसे अभी पिछले सालों से हम जो कर रहे हैं वो एक नॉर्मल सा डेवलपमेंट हुआ। अब सतत विकास कहाँ पे डिफरेंट है कि मान लो ये रोड भी बन गया, इसके साथ साथ एक वाइल्ड लाइफ पासेज भी बन गया, जैसे एक ओवरपास बन गया या अंडरपास बन गया, जहाँ पे वो सिर्फ जानवरों के लिए एक पास बन गया। क्योंकि जैसे एक रोड बनता है वो कहीं ना कहीं दो फॉरेस्ट पैच का बीच में आता है और गाड़ियाँ चलते रहता है, और जानवर को एक फॉरेस्ट पैच पे दूसरे फॉरेस्ट पैच जाने में मुश्किल है इसकी वजह से। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? अगर सतत विकास के रूप में सोचेंगे तो एक ओवरपास दे देना उसी रोड पे या अंडरपास दे देना, ताकि वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जो है एक वो जुड़े ही रहे वहाँ पे। तो इसकी जैसे मैं बोल रहा था, ये एक बैलेंस है। जैसे हमारा जो विकास का पर्पस है वो भी सॉल्व हो गया, और आगे जो वाइल्ड लाइफ है, जो जैव विविधता है, जो अन्य तरह की फ्लोरा है, वो भी इसमें बैलेंस करके आ रहा है। तो सतत विकास को क्या है कि हमारा पूरा जो भी आवास है, जो फॉरेस्ट पैचेस है, हमारा एनवायरनमेंट है, उसको लेके कैसे चलना है। और जैसे पोल्यूशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इसका प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करके आ रहे हैं। ये हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू इसे हम सॉल्व किया जा सकता है। सर, हमारे प्रदेश में शहरीकरण और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। आपको क्या लगता है, इसका प्रभाव वन और वन्य जीव पे कोई प्रभाव पड़ रहा है? तो जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इसमें मतलब एक तो पोल्यूशन कंट्रोल का एक्ट्स है, हमारा एयर एक्ट है, वाटर एक्ट है, और एक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी है। तो इसमें काफ़ी पावर्स पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को दिया जाता है, और इसमें कुछ ना कुछ पावर्स वन विभाग के पास भी है। तो ये कानून को एनफोर्स करना सबसे अहम बात हुआ। और बाकी थोड़ा डेवलपमेंट प्लानिंग में हमको ध्यान देना होगा कि कुछ ना कुछ एरियाज, जैसे एक कोई भी सिटी अपना एक सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाता है, तो हमको दूसरा टाउन्स में टायर 2 सिटीज़ जो है उनको डेवलप करने की दिशा में सोचना चाहिए, ताकि थोड़ा जो डेवलपमेंट प्रेशर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो और बाकी जैसे भी जो भी एफ्लुएंस आता है, वेस्ट आता है इंडस्ट्री से होते, उसको ट्रीट करके कैसे डिस्पोज करना, वो भी एक बहुत अहम बात है जो सोचने वाला है। सर, लगभग आपको 1.5 साल हो गए हैं हिमाचल प्रदेश में कार्य करते हुए। आपको क्या लगता है, हिमाचल प्रदेश की जो जनता है कितनी जागरूक है और किस तरह से अपनी भागीदारी वन्य और वन्य जीव संरक्षण में निभा रही है? जी, मुझे जैसे जितना समय हुआ, अभी 1.5 साल हो गया मुझे इस बात पर काम करते, तो मुझे अभी जो लोग हैं हिमाचल का वो काफ़ी जागरूक मिला गया, जितने भी है। क्योंकि हमारा जैसे रेस्क्यू का काम भी होता है शिमला शहर में, तो मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलता है लोगों से कि ये जानवर इंजर्ड रूप में यहाँ पाया गया है, तो इसको कैसे रेस्क्यू करना, उसमें वो पूरा तरह से असिस्ट करता है। और जो अपर एरियाज है शिमला का, वहाँ पे जैसे बालू का इंटरेक्शन होते रहता है वहाँ पे एप्पल ऑर्चर्ड्स में, तो वहाँ भी हमने लोगों का जागरूक करने का कोशिश किया, तो वो भी बहुत ही अच्छा एक इंटरेक्शन हुआ हमारे साथ। तो मुझे लगता है कि यहाँ का लोग जो है वो जागरूक है, और उनको पूरा तरह से बताया कि सरकार का क्या क्या कदम है वन्यजीव संरक्षण में और क्या कानून है, वो भी उनको काफ़ी जानकारी है। लेकिन इसमें हमको और प्रयास करना पड़ेगा, और भी लोग हैं जो जागरूक है। मतलब जैसे राज्य सरकार है और भारत सरकार है, हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि जो लास्ट विलेज में है उनको भी हम समझ में लेके चले, उनको भी हम जागरूक करें। तो इसके लिए हम आगे भी और कदम उठाना चाहिए, और अवेयरनेस कैंप्स, साइनेज बोर्ड्स वगैरह लगाना चाहिए, ताकि लोग पूरा तरह से जागरूक हो और ये वन्यजीव संरक्षण का जो संदेश है उसको पूरा तरह से वो अप्रिशिएट कर सकें। सर, जो हमारे हिमाचल प्रदेश का ग्रामीण क्षेत्र है उसके साथ जो लगता जो वन वाला क्षेत्र है, वहाँ पे अक्सर हमारे जो ग्रामीण भाई बहन हैं वो घास पत्तियों के लिए जाते रहते हैं। तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा वो कितना लीगल है और कौन कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे हमारे ग्रामीण भाई बहन जा सकते हैं? जी, तो जैसे ग्रेजिंग का बात है, चौरानवे का बात है, तो फॉरेस्ट एक्ट में तो वैसे ग्रेजिंग तो मना है, पर इसमें राइट्स भी दिया जाता है लोगों को, डिपेंडिंग ऑन वो कौन सा फॉरेस्ट हुआ। जैसे एक शामलात हो गया, दूसरा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहा जाता है, दूसरा रिजर्व फॉरेस्ट कहा जाता है। तो ये क्लास ऑफ फॉरेस्ट के हिसाब से लोगों को राइट्स दिया जाता है, और कोई लोगों को ग्रेजिंग परमिट्स भी दिया जाता है।
तो वो ऐसा है कि ग्रेजिंग परमिट्स में भी लिखा होगा कि कितना पशु लेके चल सकता है, कितना बकरी लेके चल सकता है। तो ग्रेजिंग परमिट्स के मुताबिक अगर कोई कर रहा है तो वो तो फिर लीगली हुआ। और कहीं ना कहीं क्षेत्र में ग्रास कलेक्शन, घास का जो कलेक्शन है वो भी अलाउड है और वो भी पंचायत के माध्यम से कर सकता है। तो ऐसा कोई चीज़ें हैं जो मतलब एक लिमिटेड तौर पर अलाउड है। पंचायत को थोड़े से अधिकार दिए गए हैं, हाँ, लिमिटेड तौर पे अलाउड है। और ये भी साथ साथ फॉरेस्ट स्टाफ के साथ साथ ही हो सकता है। उनका भी मॉनिटरिंग होगा इसमें कि कितना क्वांटिटी में ये हो रहा है, कितना जो परमिट्स के हिसाब से है, जो भी राइट्स दिया गया है उसके हिसाब से है, वो भी फॉरेस्ट स्टाफ का मॉनिटरिंग इसमें होगा। बाकी जनरली रिजर्व फॉरेस्ट में जैसे लोपिंग हो, जो छानबीन है पेड़ का या फेलिंग हो, वो सब तो मना है। सर, हमारे हिमाचल प्रदेश में आगजनी की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है, जिस कारण जो हमारा जो वन वाला क्षेत्र है वो भी इसकी चपेट में आ जाता है। और जो हमारे हिमाचल प्रदेश का काफ़ी क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर जो सड़कें उपलब्ध नहीं हैं, तो इसे बचाने के लिए सरकार किस किस तरह से प्रयास करती है और हम आम जनों को इसे बचाने के लिए किस तरह से प्रयास करने चाहिए? जी, जैसे हम अभी मार्च में बात कर रहे हैं तो काफ़ी टेम्परेचर्स बढ़ गया है और हमारा पूरा उम्मीद है कि फायर सीज़न इस बार थोड़ा अर्ली लग जाएगा पूरा हिमाचल प्रदेश में। और अभी जैसे आपने बताया, फायर का मेन कारण हिमाचल में है कि चील पाइन का जोन काफ़ी है और ये चील पाइन का जो नीडल्स होता है, इसमें रेसिन जो निकालता है, वो ये काफ़ी इन्फ्लेमेबल होता है और इसकी वजह से फायर वल्नरेबिलिटी बढ़ जाता है। तो अभी वन विभाग के द्वारा जो भी हमारा नया प्लांटेशंस है, इसको हम चील को रिप्लेस करके आ रहा है। चील के अलावा नया ऑल्टरनेट स्पीशीज़ जो ब्रॉड लीफ में है उनको लगा रहा है ताकि आग वहाँ पे कम हो। और दूसरा क्या हम कर रहे हैं कि जो भी स्थानीय लोग हैं वहाँ का, लोकल कम्युनिटी है, पंचायत है, महिला मंडल है, उनको हम जागरूक कर रहे हैं और उनका जो सहयोग है हम वो हासिल करने के लिए पूरा तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम्स करके आ रहा है। और हमने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि इसमें जितने भी आग लगता है वो कहीं ना कहीं रिहायती इलाके से ही फैल जाता है जंगल को। और इसका कारण ये है कि वो नया घास आने के लिए जो अपना एरिया है, घास वाला एरिया है, उसमें आग लगाता है। कुछ लोग जानबूझ के लगाता है। तो उनका मानना है कि जब आग लगता है तो अगले बार जो घास आएगा वो फ्रेश घास होगा, वो चराने के लिए, बाकी पशु के लिए वो इस्तेमाल हो सकता है। तो हमारा ये संदेश है कि लोगों की कि आप ऐसा मत करिएगा, ताकि हमारा जो सिस्टम है जैसे कंट्रोल बर्निंग है, बाकी फायर प्रोटेक्शन एक्टिविटीज़ है, तो इसमें आप विश्वास रखें। और इसमें मतलब जो भी हमारा स्टाफ है, आपने ये भी समझ लेना कि वो भी बहुत ख़तरा में है जब वो फायर फाइटिंग एक्टिविटीज़ में जा रहे हैं। और इसलिए हमारे पास भी काफ़ी इक्विपमेंट्स तो है ही है। जैसे हमारे अभी एक चंडी में मजठल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसमें बहुत आग का खतरा होता है मेरा डिवीज़न में। तो इसमें हमने फायर प्रोटेक्शन सूट्स सारे स्टाफ के लिए लिया और फायर ब्लोअर भी लिया। और इसमें हमारा जो भी लोग हैं वहाँ के स्थानीय, उनको भी जागरूक कर रहे हैं हम। और हमारा जो फायर लाइन्स होता है, जैसे जंगल के बीच में जो रास्ता होता है, वो 3 मीटर का एक जो रास्ता है वो हम साफ़ करते हैं ताकि वहाँ से हम फायर को काउंटर कर सकते हैं और वहाँ पे ही हम फायर को रोक सकते हैं। क्योंकि काफ़ी क्षेत्र में रोड नहीं होते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है वहाँ पे आग बुझाने के लिए। इसीलिए स्थानीय लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। और हमने काफ़ी वाटर टैंक्स, ऐसे वाटर सोर्सेज भी बनाया जिससे हम वाटर को पंप करके भी यूज़ कर सकते हैं फायर एक्सटिंग्विशन में। जी सर, आखिरी में मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को संदेश दें ताकि वो वन्य और वन्य जीव संरक्षण के लिए आपसे कुछ प्रेरणा पा सकें। जैसे हमने अभी काफ़ी चर्चा किया, वन्यजीव संरक्षण जो है वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एक बहुत अहम मुद्दा हो रहा है। और वन्यजीव संरक्षण एक बहुत ज़रूरी चीज़ भी है क्योंकि वन्यजीव जो है हमारा ही पार्ट है, तो उनका आवास हमको बचा कर रखना है। तो इसमें हमारा संदेश ये रहेगा कि लोगों को जो उनका आवास है उसको आप कम डिस्टर्ब करें और उसमें अतिक्रमण या दूसरी तरह की जो एक्टिविटीज़ है उसको ना करें। और हमारा वन विभाग और वन्य प्राणी विभाग का जितना भी एक्टिविटीज़ वहाँ पे चल रहा है स्थानीय लोगों को लेके, तो उसमें पूरा तरह से सहयोग हमको दे। और हम ये उम्मीद करते हैं कि वन्यजीव के प्रति जो प्यार है वो लोगों के मन में रहे और आगे भी हमारे साथ जुड़ के वन्यजीव संरक्षण में काम करें। सर, मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आखिर आपने अपना कीमती समय निकाला और हमें और हमारे दर्शकों को बताया आखिर वन्य और वन्य जीव संरक्षण है हमारे लिए कितना ज़रूरी है। दर्शकों, आज हमें हमारे मेहमान के माध्यम से ये जानने के लिए मिला कि वन और वन्य जीव संरक्षण से ही हमारा आने वाले अस्तित्व होगा। हमें ये समझना होगा कि हम आने वाली पीढ़ी को आखिर क्या देकर जाएंगे। इसीलिए हमें आज से अपनी सोच को बदलना होगा और इस कार्य में जुड़ना होगा ताकि हम एक अच्छा और उज्जवल भविष्य बना सकें।
धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।